हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमे हब इन हिंदी। हम देख रहे थे बोन्स मानवा, जिसके पिछले एपिसोड में हम ये देखे थे कि डिफेंस मिनिस्टर साई अकेला ही गेट्स के अंदर चले जाता है और वे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कैंग के साथ। और हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके साथी लोग उस गेट के बाहर आके खड़ा हो जाते हैं और वे लोग ये सोचते हैं डिफेंस मिनिस्टर को अंदर गए हुए पूरे 3 दिन हो चुका है। इतना कहते हैं हम देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर का हेड रोल आउट होके आता है गेट के बाहर और कैंग भी उसी के साथ बाहर निकलता। इसे देखकर प्राइम मिनिस्टर रयू रेज में आ जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, कैंग न आओ देखा न ताओ देखा, सीधा उसके सर पे वार कर देता है। लेकिन अपना प्राइम मिनिस्टर एक SSS रैंक का हंटर है, ये हमें रिवील होता है यहाँ पे, जो कि जूली बताती है। यहाँ का फाइट में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर रयू बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं और उसे इतना मारते हैं कि मानो एक नॉर्मल मॉन्स्टर मर चुका होता है। सीन यहाँ कट होता है और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 3 साल पहले जो भी गेट्स ओपन होता उसके अंदर जो भी छोटा मोटा मॉन्स्टर होता है उन सब को हंटर लोग बड़े ही आराम से खत्म कर देते हैं। इसे देखकर कुछ नेशन सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हंटर लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे समय बीतने के साथ। इस पे लगाम लगाने के लिए कुछ नेशन अपने ही देश के हंटर के ऊपर मिलिट्री द्वारा अटैक करवा देते हैं, लेकिन हंटर्स के सामने मिलिट्री वाले ज्यादा देर टिक न पाए और बहुत ही बुरी तरह से हंटर से हार गए। दूसरे नेशन के गवर्नमेंट यहाँ स्मार्टली प्ले करते हैं और वे लोग हंटर के साथ एक डील साइन करते हैं, जिसमें उन दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में। यहाँ पर लेकिन कुछ ऐसा भी कंट्री था जो लोग वहाँ का गवर्नमेंट को एराडिकेट करके वे अपना सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करते हैं। जापान एक ऐसा देश बना जहाँ पर सबसे पहले हंटर लोग कंट्रोल किए और इसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। वो था अपना यंग प्राइम मिनिस्टर, जो हंटर बनने के पहले ही एक अग्रेसिव नेचर का पर्सन था। जब अवेकन होने लगे तब अपने प्राइम मिनिस्टर एक SSS रैंक का हंटर बन चुके थे और उनका ये सपना था कि वे पूरे साउथ कोरिया को अपने अंडर कर लें। लेकिन उनके सपने के ऊपर पानी फेरने के लिए एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो है कैंग। दिन कट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट डे को, जहां पर प्राइम मिनिस्टर के पीछे जो भी एलिट्स हंटर लोग थे वे बोल रहे थे ये मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर। इसे देखकर उन हंटर ग्रुप से 2 पावरफुल हंटर बाहर आते हैं, जिनका नाम था ज़डाइमारू, जो कि जापान का 7th पोजीशन होल्ड करते हैं, और टाको, जो कि जापान का 8th पोजीशन होल्ड करते हैं। वे दोनों कहते हैं कि इसे हम पर छोड़ दीजिए, हम इसे देख लेंगे। इतना कहते वो दोनों चिल्लाते हुए जाते हैं, मॉन्स्टर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम जितना बार भी रीजनरेट हो मुझे उससे परवाह नहीं। चिल्लाते हुए उसके पास जाते हैं। जैसे उसके नजदीक पहुंचते हैं, कैंग टाकू को पकड़कर उसे बीच से फाड़ देता है, जिससे उसका वही मौत हो जाता है और दूसरे हाथ से वे ज़डाइमारू को पकड़ लेता है और उसका गर्दन को उखाड़ फेंकता है, जिसे देखकर प्राइम मिनिस्टर रेज में आ जाता है और वे कहता है बस बहुत हो गया, अब ये लड़ाई मेरा और इस मॉन्स्टर के बीच में, कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। और हंटर्स को वार्न करता है और कहता है अगर हम दोनों के लड़ाई के बीच में जो भी आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो एक डार्क लुक देता है, जिसे देखकर वहाँ के हंटर लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं। सीन यहाँ कट होता और हम देखते हैं जापान में स्नोफॉल हो रहा है। इस स्नोफॉल के बीच में अपना प्राइम मिनिस्टर, जो कि उस टाइम पर यंग थे, वे वॉक पे निकलते हैं और देखते हैं स्ट्रीट के एक कोने में एक बच्चे को, जो कि ठंड में बैठा हुआ था। उसे देखकर अपना प्राइम मिनिस्टर उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है बच्चे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। ये सुनते ही वो बच्चा उसे देखता है और कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, मैं तुम्हें अच्छा घर और खाना दूंगा। ये सुनकर वो बच्चा राजी हो जाता है और कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से अपने घर की ओर जाते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर उससे पूछता है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है।
वो बच्चा कहता कि मेरा नाम कागीरो है। सीन वहाँ कट होकर हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कागीरो का सर कटा हुआ होता है। इसे देखकर प्राइम मिनिस्टर का गुस्सा 7वें आसमान पे चल जाता और अपना प्राइम मिनिस्टर कैंग के ऊपर लात घूसे के बरसात कर देता और वे अपने मैग्मा ब्लास्ट को भी साथ ही यूज करता। प्राइम मिनिस्टर कैंग को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। वो उसे इतना मारता है कि कैंग का चीख निकल जाता है और उसके आंख दूर जा गिरता है। वह अपने टूटी आंखों से देखता है कि प्राइम मिनिस्टर फिर से वह अपना मैग्मा ब्लास्ट यूज कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर जैसे ही अपना मैग्मा ब्लास्ट को लॉन्च करता है, हम देखते हैं कैंग का शरीर पूरी तरह से पिघल जाता है। इसे देखकर पीछे जो हंटर लोग खड़े हुए थे वो लोग बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं और कहते हैं हमें आपसे यही उम्मीद था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस पर ध्यान न देकर वे सीधे कागीरो के पास जा रहा था उसका कटा हुआ सर उठाने के लिए। यहाँ पे सीन कट होता और हम देखते हैं ढेर सारा मरे हुए लाश को। उन लाशों के बीच में एक आवाज गूंजता और वह कहता है इनके साथ उन सारे लोग मारे जा चुके हैं जो कि हमारे रास्ते आ रहे थे। फिर हम देखते हैं अपने यंग प्राइम मिनिस्टर को और एक बंदे को उन लाशों के बीच में खड़ा हुए, जिसमें अपना प्राइम मिनिस्टर उस बंदे के को बोलता है आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ रहा है। फिर वो लड़का बोलता है ऐसा कुछ नहीं, वो लड़का तो कागीरो था और वे कह रहा था कि हम लगभग जापान को कैप्चर कर चुके हैं। इसके रिप्लाई में यंग प्राइम मिनिस्टर कहता अभी तो कोरिया और चाइना बाकी है जीतना। तभी हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कागीरो का हाथ को नोटिस करता है। वे उस हाथों में बैंडेज डाल रहा था। इसे देखकर प्राइम मिनिस्टर कहता है तुम अगले बार मारे जा सकते हो अगर तुम्हारी यही हालत रहा। अगर तुम चाहते हो तो तुम यहीं रुक सकते हो। इसके रिप्लाई में कागीरो कहता है मैं तो उसी दिन मर जाता अगर आप मुझे स्ट्रीट से रेस्क्यू ना करते। लेकिन मुझे आपसे एक चीज कहना है, जब ये सब वार खत्म हो जाएगा तब क्या मैं आपको अपने फादर बना सका हूँ? तुम कितने छोटी सोच रखते हो, मैं तुम्हें कब का अपना बेटा मान चुका हूँ। इतने में हम देखते हैं कैंग वापस से रीजनरेट होकर उसके पीछे आ खड़ा होता है और प्राइम मिनिस्टर उसे देख लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी को जो कि अपने आइस पावर से अगल बगल जितने भी लावा फैला हुआ था उसे फ्रीज कर रही थी और दूसरे मेंबर को प्रोटेक्ट भी कर रही थी। तब हम देखते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर जो कि अपने आप को पूरी तरह से एक हीट मैन की तरह चेंज कर लेता है और वो गुस्से से कहने लगता है मैं तुम्हारे शरीर के एक एक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम दोबारा रीजनरेट ना हो पाओ। फिर वे अपने मैग्मा ब्लास्ट को यूज करता है और हम देखते हैं कैंग का पूरा शरीर पिघल जाता है, केवल उसका हड्डी का ढांचा बचता है। लेकिन अपना प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे काफी गुस्से में था। वे उस ढांचे को भी हवा में उछाल देता है जैसे कि गेंद हो और उसे बुरी तरीके से मारकर उस लावा के अंदर फेंक देता है। और हम देखते हैं कैंग का हड्डी उस लावा में ऐसे तैर रहा था जैसे मानो कोई सब्जी पानी में तैर रहा हो। फिर प्राइम मिनिस्टर हनामे करके बुलाती है और हमें पता चलता जो वो आइस गर्ल थी उसी का नाम हनामे था। प्राइम मिनिस्टर हनामे से कहता है कि तुम अपनी पावर को यूज करो और इसे फ्रीज कर दो। तब हम देखते हैं हनामे को वह अपने पावर को अनलिश करती है और उस वॉल्केनो के अंदर जितने भी लावा था उसे फ्रीज करना चालू कर देती है और अपने प्राइम मिनिस्टर मन ही मन कहता है, कैंग को देखकर कहता है अब तुम सदा के लिए यही मरो। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं साउथ कोरिया में केमू कैंग गिल्ड का हेडक्वार्टर, जहाँ पे एक हॉस्पिटल में किसी को हील कर रही होती है अपने पावर से। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो लड़का अपने व्हाइट हेयर वाला लड़का था। फिर को स्टार्टिंग में हम देखते हैं जापान को, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और कैंग का फाइट हो रहा था। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपने हंटर्स को ऑर्डर दे रहे थे कि यहाँ पर बस कुछ ही लोग रहेंगे जो कि इस मॉन्स्टर को ऊपर नजर रखेंगे। इसे सुनकर हंटर लोग बोले ठीक है। यहाँ पे कैंग अपने आप को हील कर रहा होता है और सोचता है इस तरह की लावा हीट तो मैंने
ब्लड गेट के अंदर कई हजारों बार सह चुका हूँ, लेकिन यह दर्द कभी भी कम नहीं होता। जब भी रीजनरेट करता हूँ तब तक बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। रीजनरेट करना वाकई में बहुत ही दर्दनायक है। ये इतना भी आसान नहीं है। कैंग को रीजनरेट होते हुए हनामी देख लेती है और रियूक को बताती है। फिर रियूक हनामी को कहता है कि तुम जितने भी हंटर बाकी बचे हैं इन सब को बचाना तुम्हारा काम है और तुम इन्हें लेकर कहीं दूर चले जाओ। फिर हम देखते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को अपने मैग्मा फार्म में आकर कैंग से लड़ाई करने के लिए उस वोल्केनो के अंदर कूद जाता है। हनामी रियूक के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रही होती है और सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर बिल्डिंग को, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के मुंह से खून निकल रहा होता है और वे उसे क्लीन कर रहा होता है। उसी के पीछे एक लड़की आके खड़ी होती है और कहती है, क्या आप ठीक है? रियूक कहता है कि मैग्मा रीजनरेशन सबसे शक्तिमान नहीं है। 4 नेशन जिनके पास ग्रेट हंटर है उसमें यूएसए, चाइना, जापान और रशिया आता है, जिनमें जापान सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर हम साउथ कोरिया को अपने अंदर नहीं मिला पाए तो हमारे सर्वाइवल पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये पता चलता है वो लड़की हनामी ही थी। वो कहती है कि इसमें तो हमारे साइड का हंटर्स भी मारे जा सकते हैं। इसके रिप्लाई में प्राइम मिनिस्टर कहता, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। मेरे शरीर में जब तक जान रहेगा मैं तब तक अपने नेशन के लिए लड़ूंगा। और फिर सीन वहाँ कट होता। हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चिल्ला के कहता, मैं अपने कंट्री को जरूर तुमसे बचाऊंगा। ये कहता है प्राइम मिनिस्टर। फिर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एक के बाद एक घूसे कैंग को ऊपर मारने लगता है और उसे हवा में उछाल देता है जैसे कि कोई गेंद हो। प्राइम मिनिस्टर अपने लावा ब्लास्ट को भी यूज करता है और कैंग को ऊपर बार बार मारता है। इससे कैंग को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन अपना प्राइम मिनिस्टर उसे छोड़ता नहीं है। उसे उसी लावा के अंदर डुबो कर मारता है। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं हनामी को, जो कि बचे हुए हंटर को जाके बोलती है कि प्राइम मिनिस्टर का ये ऑर्डर है कि तुम सब यहाँ से रिटर्न हो जाओ। ये सुनकर उन सारे हंटर अपने घुटनों पे बैठकर बोलते हैं, आई एम सॉरी मैम, हम ये नहीं कर सकते। हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर बहुत कुछ कर चुके हैं और हम इस मुश्किल वक्त में प्राइम मिनिस्टर को साथ देना चाहते हैं और हम मरते दम तक अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाएंगे। प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ। और हमें पता चलता है कि हनामी प्राइम मिनिस्टर का वाइफ होती है। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं उस वोल्केनो के अंदर रियूक और कैंग के बीच में बहुत ही ज्यादा कड़ी मुकाबला होता है, जिसमें देखने से तो ये लग रहा था प्राइम मिनिस्टर रियूक के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर अपने एक के बाद एक अटैक से कैंग का जितने भी मास था वो सबको छितरा देता है। और फिर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को उस लावा के अंदर, वह इस तरह वहां पर था मानो कि कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है। उसे उस लावा के अंदर कुछ भी नहीं होता है। इतने में हम देखते हैं कैंग ऊपर की ओर भागने लगता है, जहाँ पर बाकी हंटर खड़ी होकर इसे देख रहे थे, जिसमें हनामी भी थी। कैंग सीधा हनामी की ओर बढ़ता, उसे पकड़कर लावा के अंदर डुबोकर मारने के लिए, जिसमें हम देखते हैं हनामी वक्त रहते ही अपना ग्लव्स को ओपन कर लेती है और कैंग को उसी खुले हाथों से पकड़ लेती है, जिससे कैंग की एक तरफ की हाथ और आधा शरीर फ्रीज होना चालू हो जाता है। इसे देखकर रियू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लावा के अंदर से ऊपर वो भी निकलने लगता है। इसे देखकर बाकी हंटर्स भी हनामी को बचाने के लिए उस वोल्केनो के अंदर कूद जाते हैं अपने अपने पावर यूज करते हुए। हम देखते हैं रियू को ऊपर आते हुए और वो कैंग को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कैंग की फ्रीज हुई हाथ टूट जाता है और वो हनामी को बचा लेता है। लेकिन कैंग के सिर्फ एक ही साइड फ्रीज होने के कारण कैंग दूसरे साइड का हाथ यूज करता है और वो रियू का गर्दन काट देता है। इतने में बाकी हंटर भी कैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे शीशे की तरह तोड़ देते हैं, क्योंकि वो आइस में फ्रीज हो चुका था। और हम देखते हैं हनामी के हाथ गलती से रियू के सर के ऊपर जा टच हो गया था।
और हम देखते हैं यहाँ पे हनामी के हाथ गलती से रयूक के सर के ऊपर चल जाता है। उसमें से एक हंटर हनामी से पूछता है, मैम क्या आप ठीक हो? लेकिन हनामी पूरी तरीके से डरी हुई रहती है और वो बुलाती है रयूक। यहाँ पर हम देखते हैं रयूक का जो कटा हुआ सर था वो फ्रीज हो चुका होता है और वह वहीं मर जाता है। इतने में हम देखते हैं कैंग को, जो कि रीजनरेट हो चुका होता है और वो हंटर और हनामी के साइड दौड़ते हुए आता है उन्हें मारने के लिए। यहाँ पर हनामी फिर सोच में पड़ जाती है कि मैंने रयूक को एक बार पहले ही बताया था कि मैंने एक बुरा सपना देखा है जिसमें मेरे हाथों तुम्हारी मौत हो जाती है। तो रयूक अपना कहता है कि छोड़ो, ये सब एक बुरी सपना ही तो था। ऐसा कहकर वे एक दोनों को किस करके हक करते हैं। इतने में हम देखते हैं कैंग को, जो कि वहाँ खड़े जितने भी हंटर थे उन सबको गाजर मूली की तरह काट देता है और लावा में इधर उधर उनका शरीर तैरने लगता है और फिर वो हनामी की ओर बढ़ता है। हनामी अपने आप को फ्रीज कर मर जाती है। इस सीन में हम देखते हैं जितने भी जापान के प्राइम हंटर और एलिट हंटर्स होते हैं वो सारे लोग मारे जा चुके होते हैं उनके लीडर के साथ। इस सीन को कैंग देखा है और फिर वो सोचता है अब हमें कोरिया के लिए निकलना चाहिए। तो फिर वो देखता है एक होटल को जो कि कोरिया जाता है। फिर वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं साउथ कोरिया को, केमू कैंग गिल्ड का हेडक्वार्टर। वहाँ का स्टोरेज माना रूम में हम देखते हैं उसी डॉक्टर को जो कि अपने व्हाइट हेयर वाले लड़के को ट्रीट की थी। और हमें यहाँ पहली बार पता चलता है कि उस व्हाइट हेयर वाले लड़के का नाम टेजू है। डॉक्टर कहती है कि तुम इसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ही बचे थे, इसीलिए हम तुम्हें बहुत ही मुश्किल से बचा पाए, लेकिन तुम्हारे दोस्त के पास माना नहीं था इसीलिए हम उन्हें नहीं बचा पाए। इसके रिप्लाई में टेजू कहता है, हाँ मुझे मालूम था उनके पास माना नहीं है। तो फिर वो डॉक्टर कहती है तो आप इसे क्यों इतना यूज करना चाहते हैं? तब टेजू बोलता है कि वो कीड़ा जिससे हम बचपन में खेला करते थे वो कैसे उस ब्लड गेट से बाहर आ गया और हमें मार दिया। उस कमीने कीड़ा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। उस टाइजू गुस्से से कहता, मैं उस कीड़े को अपने हाथों से मसल दूंगा, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो गुस्से से देख रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है केमू कैंग गिल्ड का गिल्ड मास्टर अपना टेजू है जिसका पूरा नाम हाना टेजू है और वो अपने डॉक्टर को कहता है रिलीज द सील। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।